हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाजनपद और मगध साम्राज्य। महाजनपद छठी शताब्दी पूर्व में एक और जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी थी एवं छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे थे। बुद्ध के समय तक पहुंचते पहुंचते जन का अत्यधिक रूपांतरण हो चुका था, जिन्हें जनपद कहा गया। 16 जनपद व राजधानियां। 16 जनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में महास्तु एवं जैन साहित्य में भगवती सूत्र में मिलता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वर्जी संघ की राजधानी थी। इसका गठन 500 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसे लिच्छवी कहा गया। ये रहा लिच्छवी और महानदी, ये रही महानदी, और इतना ही है, लिच्छवी देखना था बस इसमें। ये लिच्छवी ये रहा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है तथा भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की सूची के कुछ अंतर हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जिसमें से दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र, इसमें राजा का अध्यक्ष राजा होता था। गणतंत्र, ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य वजी अथवा मल थे। महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ महाजनपदों में पृथक शासक व्यवस्था थी, जिसे गणसंघ कहा जाता था। इन राज्य संघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमांत में बिहार तक फैले हुए थे। इसमें मगध, कौशाली, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। अंग जनपदों में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था, जिसकी राजधानी चंपा थी। अधिकांश राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमांत से बिहार तक फैले हुए थे। इसमें मगध, कौशल एवं वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। अंगद जनपदों में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था, जिसकी राजधानी चंपा थी। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना व गया जिला और शाहाबाद का कुछ भाग शामिल था। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, यद्यपि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है, तथा कीटक एवं किरात नामक जाति व इसके शासनकाल में परमगंध का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। राजा के उत्तर में वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल में विजयों का राज्य 8 जनों का संघ था, जिसमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली थी, जिनकी पहचान आधुनिक वैशाली के बसाड़ नामक गांव से
की जा सकती है। इसके पश्चिम में काशी जनपद था जिसकी राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राजा था परंतु बाद में उसके कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग शामिल था जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले में सीमा पर स्थित शहीद महेश खान से की गई है। महत्वपूर्ण नगर अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था जिसका संबंध रामकथा से जोड़ा जाता है। कौशल के शासकों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। शक गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के अतिरिक्त दूसरे राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले में पिपरहवा नामक स्थान से की गई है। 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां अंग की थी चंपा, प्राचीन नाम मलिनी, मुंगरे, मगध, गिरि, ब्रज राजगृह, मल्लव, कुशीनगर, पावापुरी, काशी, वाराणसी। कौशल की थी श्रावती, अयोध्या। पांचाल की थी उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, मेरठ व पूरा हरियाणा। वर्जी की थी विंध्य एवं मिथिला। मत्स्य की थी विराट नगर, जयपुर। वत्स्य की थी कौशाम्बी, इलाहाबाद, बांदा। सूरसेन की थी मथुरा। चेदे की थी सोतनीथि एवं अश्वमक की थी पोतनिया, पोटली। अवंती की थी उत्तरी अवंती, उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती, महिष्मती। गांधार की थी तक्षशिला। कंबोज की थी हाटक, राजपुर, कश्मीर। कौशल्य के समीप में मल्लों का गणराज्य था जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। इसका बुद्ध की मृत्यु हुई थी यहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान देवरिया जिले में कसिया नामक स्थान से की गई थी। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य। बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते थे जो निम्न प्रकार से थे। कपिलवस्तु के शाक्य। यह गणराज्य नेपाल की तराई में स्थित था। इस गणराज्य की पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलोराकोट से की गई थी। कुछ विद्वान इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर एवं बस्ती जिले में पिपरहवा नामक स्थान से भी करते हैं। बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। तुम सुमार पर्वत के गगन सुप्रसाद पर्व का साम्य मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया गया है। यहाँ वत्स राजा उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। कैसपुत के कालाम यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। इसका विस्तार सुल्तानपुर जिले के कुंडवा से लेकर पालिया स्थान तक हुआ है। अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे। अल्प अल्कपा के बुली यह गणराज्य आधुनिक बिहार के शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिले के मध्य स्थित था। इसकी राजधानी बेटद्वीप बेतिया थी। राम ग्राम के कोलिय यह शासक गणराज्य के पूर्व में स्थित था। इसकी पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। पावा के मल्लव। पावा आधुनिक देवरिया जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। पावा के मल्लवों के एक नया सदस्य भवन बनाया था जिसे उद्भटक कहते हैं। बुद्ध ने इस भवन का उद्घाटन किया था। मल्लव गणराज्य आनंद एवं अनिरुद्ध नामक 2 प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ है। कुशीनगर के मल। कुशीनगर की पहचान आधुनिक देवरिया नामक जिले के स्थित वर्तमान कसिया नामक स्थान से की गई है। मिथिला के विधेय। बिहार के भागलपुर व
दरभंगा जिले में भूभाग में विदर्भ गणराज्य स्थित है। राजा जनक यहाँ के शासक थे। जानकारी मिथिला वर्तमान के जनकपुर नेपाल के नाम से प्रसिद्ध है। वैशाली के लिच्छवी, यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ का राजा चेटक जैन तीर्थंकर था। महावीर की माता कृष्णा चेटक की बहन थी। चेटक ने अपने पुत्र चेनना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। पिपली वहन में मौर्य, पिपली वहन क्षेत्र का पहचान गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द का उत्पन्न हुआ है। अवंती राज्य मगध, मालवा और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के दो भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण भाग की राजधानी महिष्मती थी। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। इसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी थी। मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार। मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। इस ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक ब्रह्मदत्त था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या ग्रीवज थी, जिसकी स्थापना वसु ने की थी। ब्रह्मदत्त का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था, जिसके अनेक राजाओं को पराजित किया। अंतर्योदय एवं श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश के अंतिम शासक थे। रिपुंजय एक कमजोर व अयोग्य शासक था, अतः इसके मंत्री पुलिन ने इसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया। हर्यक वंश, पितृहंसा वंश। हर्यक वंश, पितृहंसा वंश 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व। ब्रह्मदत्त वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। इस वंश के संस्थापक बिंबिसार था। मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। मगध, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध में कुछ बौद्ध धर्म के समर्थक थे, कुछ जो है वो जैन धर्म के समर्थक थे। जैसे हर्यक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंध था। इसकी स्थापना किसने की? बिंबिसार और श्रोणी ने। नंद वंश जो है वो जैन वंश का समर्थक था। महापद नंद ने स्थापना की, जिसको महापद नंद भी कहा गया। पितृहंसा पुत्र अजाद शत्रु कुशीन 492 से 460 ईस्वी पूर्व। माता चेलना, पत्नी वाजिरा परसेनजित की पुत्री। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह की सप्तपति गुफाओं में महाकश्यप के नेतृत्व में। बुद्ध की शिक्षा विभक्त एक सूतपिटक, बुद्ध की शिक्षा के विभक्त सूतपिटक और विनय पिटक। शिशुनाग वंश स्थापना। शिशुनाग विवरण। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदश को एक योग्य आत्मीय से समर्थ एवं करके शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। राज्य था वैशाली और कालाशोक या काकवर्क इसके नेता थे। राजधानी परिवर्तन पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगति इसका आयोजन वैशाली के सभाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। बौद्ध संघ विभक्ता सतवीर एवं महासनधेय। अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश स्थापना महापद नंद। महापद नंद उपाधि एक विराट व एक था। भार्गव परशुराम का 8वां अवतार। सर्व क्षत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला। मित्र
व्याकरणाचार्य पाणिनि। इसके 8 पुत्र थे। 100 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 8 पुत्र थे पांडुक, पांडुवती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशपाल एवं 10 सिम एवं कवयत एवं धनानंद। धनानंद अंतिम शासक सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य की सहायता से समुद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिंबसार पढ़ रहे किसके बारे में? बिंबसार। ये रहा हमारा बिंबसार। हर्यवंश हो गया, ये रहा हर्यवंश। अब पढ़ेंगे हम बिंबसार 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। बिंबसार मगध के नेक्स्ट है हमारा बिंबसार। और बिंबसार जो है वो 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व मंदिर। जैन साहित्य के श्रेणिकों को कहा गया है कि बिंबसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का एक प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबसार ने अंग पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया तथा उसने 3 विवाह किए। उनकी पत्नी प्रत्येक कौशल राज की पुत्री व प्रसेन की बहन महाकौशली थी। इस विवाह से अशोक के साथ अब आपके कमेंट भी देख लेता हूँ एक बार। बहुत जड़ है। बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों में अपनी स्थिति को मजबूत किया तथा उनके 3 विवाह किए। उनकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री व प्रेतसेन की बहन महाकौशली थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो। कुमारी चेलन्या थी जिससे अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। विभिन्न राजकुलों में वैवाहिक संबंध बनाने के लिए बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी जिसकी राजधानी उज्जैन थी। उनके राजा चंडप्रथम महाभिषेक में बिंबिसार से युद्ध हुआ तथा परंतु दोनों के अंत में मित्र बन गए। उसी पर है उन्होंने मित्र बनना उचित समझा। उस जब प्रचंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तब बिंबिसार के अवंती के अनुरोध पर अपने राजवैद जीवक तथा उज्जैन भेजा था। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर राजधानी राजगृह में थी। उस समय इसे गिरिराज कहा गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से लेकर 492 ईस्वी तक शासन किया। राजा और राज्य प्रोत, अवंती, उदीन, वत्स, प्रेतसेन, कौशल, अजातशत्रु, मगध। अजातशत्रु 492 से लेकर 460 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर अधिकार किया था, इसलिए इसे पितृहंसा भी कहते हैं। वह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों पर पोषक था। उसने शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसके शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इसके पुत्र उदीन ने इनकी हत्या की थी। अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रमण की नीति को अपनाया।
इसने लिच्छवी में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं अंत में उस पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और उनके स्वतः को नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंका तथा युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा हुआ था। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासन अत्यधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशाम्बी के वत्स्यों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला। उदीन 640 से लेकर 460 से लेकर 444 ईस्वी तक अजातशत्रु ने पश्चात उसका पुत्र उदीन 460 से लेकर 444 पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदीन के बाद उसके 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। पुराणों अथवा कथाओं में नागदश का प्रथम दर्शन देखने को मिलता है। इसके पश्चात जनता ने शिशुनाग एक योग्य एवं समर्थ राजा को बना दिया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव डाली। अब कौन आगे? शिशुनाग 412 से लेकर 344 ईस्वी तक। शिशुनाग 412 से लेकर 398 तक। 412 से लेकर 398 तक शिशुनाग। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली को स्थानांतरित की थी। कालाशोक उपनाम काकवर्ण। कालाशोक का उपनाम क्या था? काकवर्ण। 394 से लेकर 366 ईस्वी पूर्व इसे अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली। इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने इनको छुरा गोप कर इनकी हत्या कर दी थी। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन तथा नंदवर्धन था। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हो गया। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक थे। नेक्स्ट है नंद वंश। नंद वंश 344 से लेकर 322 ईस्वी तक चला। नंद वंश 344 ईस्वी से लेकर 322 ईस्वी तक चला। इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। महानंदनी के नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु एक शूद्रदासी पुत्र महापद्मनंद ने इसकी हत्या कर दी। नंद वंश के कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उन्हें नंद वंश कहा गया। महाबोध वंश में उनके नाम इस प्रकार थे: उग्रसेन महानंदनी, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी, शाणक, दशसिद्ध, कैवर्त, धनानंद। इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया। श्रेष्ठ 8 उसी के पुत्र थे। महापद्मनंद 344 से लेकर 322। महापद्मनंद 344 से लेकर 322। महापद्मनंद ने समय को एकराट कहा था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की तथा वहां एक नहर खुदवाई।
जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हथनी गुफाओं के अभिलेख में किया था। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्नंद कलिंग से जैन प्रतिमा उठा ले गया था। व्याकरणाचार्य पणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का एक प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्वज्ञात्मक की उपाधि दी गई है। फिर करते हम धनानंद। धनानंद नाम क्या है? धनानंद। महापद्नंद के 8 पुत्र थे। धनानंद, सिकंदर। धनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों ने अग्रहीज कहा गया है। धनानंद के समय 325 ईस्वी में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इसे असंतुष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। धनानंद के जैन अमात्य एवं शाक्टाल्य और स्थूलभद्र ने उपवर्ष वरु वरुचिकी एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद काल से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि उनकी सेना 2000 पैदल सैनिक व 20,000 घुड़सवार और 3,000 से अधिक एवं लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की गद्दी पर मौर्य वंश की नींव डाली थी। मौर्य के शासनकाल में मगध व वैभव अपने शिकार पर पहुंच गया था। मगध की सफलता के क्या क्या कारण थे? इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबसार, अजातशत्रु और महापद्नंद जैसे अनेक साहसी और महावक्शी शासकों ने प्रयासों से हुई है। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह से अधिक दूर नहीं थे। समृद्ध लोहे व समृद्ध लोहे खनिज भंडारों की सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावी हथियार तैयार करने में सफल हुए। मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगृह एवं द्वितीय पाटलिपुत्र, स्मारक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। राजगृह 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्ग दुर्भेद्य था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित थी तथा पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी गंगा में मिलती थी। चारों ओर नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति में अभेद्य थी। इसे सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से तथा पुनरुक्त दक्षिण और पूर्व की ओर से घेरे हुए थे। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप से एक जल दुर्ग था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते होंगे। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण के बाद भी उनके पास पर्याप्त अनाज
बच जाता था। शासक कर टैक्स के रूप में इस अतिरिक्त उपजाऊ को एकत्रित कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातुओं से बनी सिक्कों के प्रचलन में लाभ उठाना चाहा। सैनिक संगठन के विषयों में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। आज का चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 9वां अगली वीडियो में करेंगे।